हेलो दोस्तों, आप सभी का आज स्वागत है हम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ललित चौधरी एकेडमी। ललित चौधरी एकेडमी और इस पे आपको मैथ की क्लास की 8th से लेकर 12th तक की सारी मैथ की क्लासेस जो हैं वो क्या है प्रोवाइड कराई जाएंगी। यहाँ पे आपको मैथ के सभी क्लासेस जो हैं चैप्टर वाइज यहाँ पे क्या कराई जाएंगी, प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको चैप्टर वाइज सारी की सारी क्लासें मिलेंगी कहाँ पे, ललित चौधरी एकेडमी पे। और वो भी कैसे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास के एग्ज़ाम की क्या करने जा रहे हैं, 10th क्लास का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले जा रहे हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या से पहले संख्या क्या होती है, इन सभी के बारे में हम क्या है डिटेल में जानेंगे। और इसके साथ साथ ही क्लास की वीडियोस के साथ साथ ही यहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, वो भी क्या मिलेंगे, बिल्कुल फ्री। कलरफुल नोट्स मिलेंगे, वो भी कैसे मिलेंगे, बिल्कुल फ्री। तो अगर आप चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो पहला देखिए, 10th क्लास का पहला चैप्टर का पहला स्टार्ट कर रहे हैं हम, जिसका नाम है रियल नंबर पहला चैप्टर है ये। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। अब वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हमें संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि संख्या क्या होती है। संख्या के बाद हम बात करेंगे कि वास्तविक कैसी होती है, अवास्तविक कैसी होती है। सबसे पहले हमें संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में। तो देखते आइए, संख्या गणित की एक ऐसी इकाई या गणितीय शब्द जिसकी सहायता से हम गिनती या मात्रा को व्यक्त करते हैं। यानी कि हमें क्या, 5 किलो चावल है, 5 किलो चावल लिखा हमने, या 2 किलो चीनी लिखा, 2 किलो चीनी लिखा, 3 किलो कुछ भी लिखा, पानी 3 लीटर पानी लिखा, 3 लीटर क्या लिखा हमने, पानी लिखा। तो ये सारी चीज़ें कि 3 लीटर हमारे पास पानी है, तो हमने क्या कहा कि इसकी गिनती या मात्रा बताइए ना, गिनती या मात्रा बताइए। पानी की हमने क्या बताइए, मात्रा बताइए। जैसे 5 किलो आलू हो गए, तो आलू की क्या बताइए हमने, क्वांटिटी बताई है। आलू की हमने क्या बताई, क्वांटिटी बताई है। क्या बताइए, क्वांटिटी। और क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताई है हमने। तो जिसकी सहायता से हम गिनती करते हैं। ये क्या है, हम क्लास में 25 छात्र हैं। क्या है, 25 छात्र हैं। 25 क्या होगा, गिनती। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी वस्तु की कितनी संख्या है यह बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। तो संख्या के बारे में पता चल गया, किसको कहते हैं, संख्या। कि जिससे हम क्या करें, किसी भी जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम गिनती या मात्रा को व्यक्त करते हैं, या जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं किसी व्यक्ति या व्यक्ति विशेष की संख्या ज्ञात करने के लिए, प्लेस की संख्या ज्ञात करने के लिए, यानी कि कुछ भी जब हमें गणना करनी होती है, क्या करनी होती है, गणना करनी होती है। तो जिन आंकड़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। संख्या के बाद अगला आइए, अब संख्या के प्रकार की बात करते हैं। तो संख्या कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संख्या के प्रकार में प्राकृतिक संख्या की। किसकी बात करते हैं, प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो गणना या गिनती के लिए उपयोग में ली जाती है, गणना या गिनती के लिए उपयोग में ली जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। कैसे होते हैं, नेचुरल नंबर। इसको एन से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, एन से। ये जो साइन है ये अनंत का साइन है। किसका साइन है, अनंत का। ये जो साइन है इसको हम लिखते हैं अनंत, सॉरी एक सेकेंड, अनंत का साइन है। किसका है, अनंत, इनफाइनाइट का। और इसको किससे व्यक्त करते हैं, नेचुरल नंबर से। अब बात करते हैं हम पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 से स्टार्ट है, और यहाँ पे यदि इसमें हमने 0 शामिल कर लिया तो ये जो संख्या होंगी ये पूर्ण संख्या होंगी, और इनको हम डब्लू से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करेंगे, डब्लू से। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनसे हम क्या करना है, गणना या गिनती के लिए उपयोग में ली जाती हैं। और पूर्ण संख्या जिनमें शून्य को शामिल कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्या में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो कैसी संख्या बनेगी, पूर्ण संख्या बनेगी। अब आगे बात करते हैं संख्या के बाद में पूर्णांक संख्या क्या होती है। तो पूर्णांक संख्या, यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को, अब ऋणात्मक संख्या कौन सी होती है, माइनस का 1 हो गया, माइनस के 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया। इस तरीके की जो संख्या जिनके आगे माइनस का साइन है वो कैसी संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो उन्हें पूर्णांक कहते हैं। कौन सी, पूर्ण संख्याओं में। यदि ये पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो कौन सी संख्या बनेंगी, पूर्णांक बनेंगी। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 से इनफाइनाइट तक जा रही हैं, 0 1 2 3 4 अनंत तक जा रही हैं। ये सभी कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या। अब हमने पूर्ण संख्याओं में क्या शामिल कर ली, माइनस वाली संख्या है। ये माइनस वाली संख्या ज्ञात कर ली।
तो ये माइनस वाली संख्या जैसी आएंगी तो ये कौन सी संख्या बन जाएंगी, पूर्णांक। यदि पूर्ण संख्याओं में पूर्णांक होंगे। अब मुझे बताइए माइनस का 5 जो है ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है। पूर्ण संख्या है, नहीं है। पूर्णांक है, बिल्कुल है। ठीक है, आप बताइए आगे। 5 जो है पूर्ण संख्या है, तो बिल्कुल ये 5 पूर्ण संख्या है। 5 प्राकृतिक संख्या है, तो 5 प्राकृतिक भी संख्या है और 5 पूर्णांक भी है। अब मैं -5 की बात करता हूँ, तो -5 कैसी संख्या है, -5 एक पूर्णांक है। -5 क्या है, एक पूर्णांक है। क्या एक पूर्णांक है। क्या ये पूर्ण संख्या है, तो नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके साथ में कौन सा वाला चिन्ह आ गया, इसके साथ में आ गया माइनस वाला चिन्ह। कौन सा, माइनस वाला चिन्ह आ गया, तो ये कौन सी संख्या, पूर्णांक तो नहीं है। अभी मुझे बताइए जैसे, हाँ, माइनस के साथ जो है ये पूर्ण संख्या है या नहीं है, माइनस के साथ पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो माइनस के साथ पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी कौन सी है, पूर्णांक है। और 7 जो है, ये 7 जो है ये पूर्ण भी संख्या है, पूर्णांक भी है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनको ज्ञात करते हैं। तो 7 कैसी संख्या है, एक पूर्ण संख्या है। और जैसे इसमें माइनस का साइन आ जाता है, -7 कैसी हो जाएगी, पूर्णांक हो जाएगी। ठीक है, तो नेगेटिव जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अब इसी के साथ बताइए, माइनस के 3.5 क्या प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। तो देखो प्राकृतिक है, नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, तो कैसी होगी, पूर्णांक संख्या होगी। होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि जो ऋणात्मक संख्या है तो है, ऋणात्मक के साथ साथ ये दशमलव वाली संख्या है, जबकि दशमलव वाली संख्या जो है वो पूर्ण संख्या या प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती है। दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती है। ठीक है, अब बताइए आगे कि -7/2 कैसी संख्या है। तो ये तो ना तो पूर्णांक है, ये पूर्णांक संख्या है क्या, तो ये पूर्णांक भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है, और क्या है, प्राकृतिक भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये 7/2 है, 7/2 है, यानी कि 7/2 का मतलब 3.5 होता है, 3.5 होता है। यानी कि ये संख्या जो है या तो भिन्न के रूप में हो, या दशमलव के रूप में, भिन्न या दशमलव के रूप में हो, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं ना तो पूर्ण संख्या होती है, ना प्राकृतिक होती है, ना पूर्णांक होती है, ना पूर्ण होती है, ना प्राकृतिक होती है, ना पूर्णांक होती है। तो दशमलव वाली संख्याएं नहीं लेंगे हम। अब आ जाइए संख्याओं के अगले प्रकार में आते हैं हम। धनात्मक संख्या, ऐसी संख्या जिनके साथ में या तो प्लस का साइन हो, या तो प्लस का चिन्ह होना चाहिए, या कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए। जैसे 2 है, तो दो क्या है, प्लस वाली संख्या है। मैं +2 लिख दूं तो भी प्लस वाली संख्या है, प्लस का 3 लिख दिया तो भी प्लस वाली संख्या, और 3 लिख दिया तो भी वही मान रहेगा। तो यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें क्या है, जिनके साथ या तो प्लस का साइन होना चाहिए, कोई भी चिन्ह नहीं होना चाहिए, या तो प्लस का चिन्ह होना चाहिए, कोई भी चिन्ह ना हो, धनात्मक संख्या है। और ऋणात्मक संख्या ऐसी संख्या जिनके साथ ऋणात्मक चिन्ह होता है। जैसे ये -2 है, अगर 2 लिख दिया तो ये प्लस वाली धनात्मक संख्या हो जाएगी। जैसे माइनस कर दिया तो माइनस का, 5 लिख दिया तो ये 5 क्या है, प्लस वाली संख्या है। अगर इसके साथ माइनस का चिन्ह आ गया तो ये -5 क्या हो जाएगी, ऋणात्मक संख्या। यानी कि जिनके साथ माइनस का चिन्ह होता है वो संख्या क्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, ऋणात्मक संख्या कहलाती है। ठीक है, आगे देखिए। अब बात करते हैं हम परिमेय संख्याओं की, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके, परिमेय संख्या कहलाती है। ये परिभाषा तो आपने पढ़ ली, P/Q की। जैसे एक जो है परिमेय है या नहीं है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 के बटे में 1 लिखने से क्या बन जाएगी, परिमेय बन गई। तो P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। और जहाँ P/Q के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिख देना है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। मुझे बताइए 3 क्या परिमेय संख्या है, तो बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/1 लिखेंगे तो बराबर में 3 आएगा, तो P/Q के रूप में है। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक होती हैं, वो सभी की सभी परिमेय में आई जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब ये है कि जिनके दशमलव प्रसार शांत अथवा अशांत आवर्ती होते हैं। अब दशमलव प्रसार की क्या बात है कि दशमलव प्रसार किस तरीके से निकालते हैं, तो दशमलव प्रसार की बात आती है। तो दशमलव प्रसार जिनका शांत होना चाहिए और अशांत आवर्ती होना चाहिए, तो दशमलव प्रसार के बारे में हम आगे बात करेंगे। दशमलव प्रसार होता क्या है, उससे पहले हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात करेंगे। अब जैसे 3/11 है, 3/11 है, तो P/Q के रूप में लिखी जा रही है, Q का मान 0 है। ये देखो, ये P है, ये क्या है, Q है। P/Q के रूप में लिखी जा रही है, Q का मान 0 के बराबर नहीं है, बिल्कुल क्या 11 0 के बराबर नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। अब बात करते हैं आगे अपरिमेय संख्याओं की। अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, यहाँ पे इसको सही करना, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, तो यहाँ पे भी इसको अपरिमेय करना।
परिमेय की जगह क्या करना है, अपरिमेय संख्या करनी है। क्या करनी है, अपरिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या जिन्हें p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं जो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं देखिए, अंडर रूट में 2 लिख दिया, अंडर रूट का 2, अंडर रूट का 3, अंडर रूट का 5, अंडर रूट में 7, इस तरीके की जो संख्याएं होंगी वो सभी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। क्या मुझे बताइए, अंडर रूट 4 एक परिमेय है अपरिमेय, तो अंडर रूट 4 को लिखेंगे हम प्लस माइनस 2 करेंगे, प्लस माइनस 2 आएगा क्योंकि अंडर रूट 4 2 का स्क्वायर होता है, और 2 एक ऐसी संख्या परिमेय संख्या है, तो ये अंडर रूट 4 क्या होगा, परिमेय होगा। ऐसी अंडर रूट 9, ये भी इसका मान कितना आएगा, प्लस माइनस के 3 निकल के आएगा, 3 एक परिमेय संख्या है। ऐसी अंडर रूट 25 जो है, ये क्या है, 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है तो प्लस माइनस 5 निकल के आएगा। जिनकी जो संख्या किसी का वर्ग है वो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, जैसे अंडर रूट के 5 हो गया, अंडर रूट 9 हो गया, अंडर रूट 25 हो गया, इस तरीके से, या अंडर रूट 16 हो गया। तो ये जो संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या का वर्ग बना रही है, जो किसी भी संख्या का क्या बना रही है, वर्ग बना रही है, वो कभी भी कैसी संख्या नहीं होंगी, अपरिमेय संख्या नहीं होंगी, क्या होंगी, परिमेय संख्या। और जो अंडर रूट के अंदर इस तरीके से लिखी हो तो वो कैसी संख्या होंगी, अपरिमेय। इनका दशमलव प्रसार जो है अशांत अनावर्ती होता है, अशांत अनावर्ती। अब यहाँ पे देखिए 2 तरीके, एक तो प्रसार शांत है तो ठीक है, अशांत में कौन कौन सा है, एक अशांत आवर्ती आया है, एक अशांत अनावर्ती आया है। तो अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती किस तरीके से होता है, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती किस तरीके से होता है वो देखते हैं। यहाँ पे इसको इस तरीके से मार्क कर लीजिए अच्छे से। तो अंडर रूट वाली जो संख्याएं हैं उनमें भी किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए, कोई भी संख्या का क्या नहीं होना चाहिए, वर्ग नहीं होना चाहिए, वो सारी की सारी। जैसे यहाँ पे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 निकल के आ गया, अंडर रूट 5 आ गया, अंडर रूट 7 आ गया, अंडर रूट 6 आ गया, इस तरीके से जो संख्या होंगी वो सभी की सभी इसमें आएंगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, यदि किसी भिन्न का हर, भिन्न का हर क्या होता है, जैसे भिन्न लिखिए 3/7, तो ये 7 जो है ये क्या होगा, इसका हर होगा, और 3 क्या होगा, इसका अंश होगा, 3 क्या होगा, अंश होगा, 3 होगा इसका अंश होगा, और हर क्या होगा, 7 होगा। हर जो यहाँ पे इस तरीके से रुको, हर 2 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m या 5 की पावर m के रूप का होता है, 5 की पावर m के रूप का होता है। यहाँ पे m और n क्या है, m और n जो है ये क्या है, पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्णांक है, ये कैसे हैं, पूर्णांक है, कौन से, पॉजिटिव पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए किसी भिन्न का हर 2 की पावर n, 2 की पावर n, 5 की पावर n इस रूप का हो, यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर n, 5 की पावर n और 5 की पावर m गुणा 2 की पावर n इस रूप का हो, तो उसको कौन सा दशमलव प्रसार कहेंगे, हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। क्या कहेंगे, हम शांत दशमलव प्रसार कहेंगे, उसको शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ 2/5 लिखा हुआ है, तो 2/5 को इस तरीके से लिखेंगे, ये हर जो है, ये हर जो है ये किस रूप का है, ये 2 की पावर 5 की पावर m के रूप का है, 5 की पावर m के रूप का है, तो ये कैसा होगा, दशमलव प्रसार शांत होगा। अब 3/10 जो है, अब 10 को हम क्या लिखेंगे, 5 गुणा 2 लिखेंगे ना, 5 गुणा 2 लिखेंगे तो 5 गुणा 2 के रूप का है। अब 25 जो है, 25 जो है, हर में 25 है यहाँ पे, और इस 25 को क्या लिखेंगे हम, 5 गुणा 5 लिखेंगे तो 5 के रूप का हो गया। और 100 जो है, 100 को 25 गुणा 4 लिखेंगे, तो यानी कि जिसके हर में हर 2 की पावर n या 2 की पावर n प्लस 2 की पावर n, 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m या 5 की पावर m के रूप का हो। जैसे यहाँ पे देखिए 1/15 जो है, ये बताइए शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो 15 जो है, 15 को क्या लिखूंगा, 3 गुणा 5 लिखूंगा, जबकि हमें पता है क्या, तो 2 की पावर n होना चाहिए, या 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n होना चाहिए, या 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, इस रूप का होना चाहिए। क्या इस रूप का दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इसमें 3 आ रहा है, तो ये नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन, जैसे अब आप बताइए इनको, 1/27, 2/25, 1/4, 3/9, 5/25 और 7/100, इनमें बताइए शांत दशमलव प्रसार कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार कौन सा है। शांत और अशांत बताइए आप, शांत दशमलव प्रसार कौन सा है, अशांत दशमलव प्रसार कौन सा है। आपको यहाँ पे मिल रहे पूरे के पूरे 2 मिनट मिलते हैं, 1 मिनट मिल रहा है, 1 मिनट में जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में कौन कौन से दशमलव प्रसार शांत है, कौन कौन से दशमलव प्रसार अशांत है, जल्दी बताइए।
1/27, 2/25, 1/4, 3/9, 5/25 और ये कौन कौन से दशमलव प्रसार कैसे हैं? शांत है। कौन कौन से दशमलव प्रसार शांत हैं? कौन कौन से दशमलव प्रसार अशांत है? पहले बताइए शांत है या नहीं है, ये बता दीजिए शांत है या नहीं है। शांत होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? कौन सी शर्त आवश्यक है? 2 की पावर n, 2 की पावर m गुणा 5, 5 की पावर n और 5 की पावर n, इस रूप का होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपके टाइम जो है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम आगे। इस यहाँ पे हर का मान कितना है? 27 है। और 27 जो है इसको मैं कितना लिखूंगा? 3 गुणा 3 गुणा 3 लिखूंगा। तो इसमें कहीं 2 की ये आ रहा है, ये वाली टर्म कहीं भी दिख रही है, इसमें से कोई भी अवयव दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो ये दशमलव प्रसार कैसा? शांत नहीं है। अब 25 आ रहा है, 25 को क्या लिखूंगा? 5 गुणा 5 लिखूंगा। 5 गुणा 5 बिल्कुल सही है। 4 आ रहा है, 4 को क्या लिखूंगा? 2 गुणा 2, और 2 की पावर में होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ है, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 1/3 में आ जाएगा। और 1/3 में यहाँ पे हर का मान कितना आ रहा है? हर का मान 3 आ रहा है, जबकि हर का मान हमारा कितना आना चाहिए? या तो 2 की पावर में होना चाहिए, या 2 या 5 के गुणा का होना चाहिए, या 5 की पावर में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ है नहीं है, तो ये 3 है, तो ये भी नहीं होगा। अब आ जाइए 5/25, इसको भी सॉल्व करके 1/5 लिख देंगे, और ये हर का मान 5 आ रहा है, और ये बिल्कुल भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ऐसे ही 100 है, तो 100 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 25 गुणा 4, और 25 गुणा 4 को 5 गुणा 5 और 2 गुणा 2, तो 5 की पावर n और 2 की पावर n के रूप का है। तो ये क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार। तो शांत और अशांत में कोई दिक्कत किसी को नहीं है। अब आते हैं अशांत दशमलव प्रसार। यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n m, रुको एक सेकेंड, गुणा 5 की पावर m या 5 की पावर m के रूप का ना हो। इसमें क्या है? इसमें देखिए, इसके रूप का नहीं होना चाहिए, इसके रूप का क्या होना चाहिए? ना हो, ना हो। ठीक है, इस रूप का ना हो तो वो क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। जैसे 3/11 लिख रहा है, 5/7 लिख रहा है, 2/19, 1/9, 1/15। तो हर में देखिए 3/11 है, 3/11 का हर का मान कितना है? 11 है। क्या ये इस रूप का है? इस रूप का है? नहीं है, नहीं है, तो ये कैसा है? अशांत है। 5/7 में देखिए 7 आ रहा है, 2/19 में 19 आ रहा है, 1/9 में 9 आ रहा है, 1/15 में 15 आ रहा है। 15 को क्या लिखेंगे हम? 3 गुणा 5। तो आप कहेंगे सर इसमें 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए या 5 आ जाए या 2 आ जाए, 5 आ जाए या 2 आ जाए, या इनके रूप का होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि इनके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इनके अलावा 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। तो ये कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत दशमलव प्रसार। कैसा होगा? अशांत। कैसा दशमलव प्रसार होगा? अशांत दशमलव प्रसार। ये वाली लाइन लिख लेना कि यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर n या 2 की पावर n गुणा 5 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का ना हो, तो दशमलव प्रसार जो बनेगा वो कैसा बनेगा? अशांत दशमलव प्रसार बनेगा। कैसा बनेगा? अशांत। ठीक है, अब अशांत तो बन रहा है, ठीक है। अब अशांत दशमलव प्रसार में भी हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। कौन कौन सी? ये देखिए कि दशमलव प्रसार, ये तो शांत दशमलव प्रसार का हो गया। शांत अशांत जो है, अशांत आवर्ती होते हैं। अशांत कैसा होता है? आवर्ती। अशांत आवर्ती कहा है यहाँ पे क्या कहा गया है हमसे? अशांत आवर्ती कहा है, अशांत आवर्ती। अब अशांत के साथ साथ आवर्ती होना चाहिए, और अगले में देखिए यहाँ पे हमसे कहा है अशांत अनावर्ती होना चाहिए। अब आवर्ती अनावर्ती का क्या है? अशांत तो हमने देख लिया कि इस तरीके से अशांत बनेगा। आवर्ती और अनावर्ती का क्या लॉजिक है? यहाँ पे इस तरीके से आवर्ती अनावर्ती का क्या लॉजिक है? तो आवर्ती अनावर्ती, आवर्ती का मतलब है जो रिपीट हो, जो क्या हो? रिपीट हो। और अनावर्ती का क्या मतलब है? जो रिपीट न हो। जैसे हम 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग देंगे हम किस में? 3 का भाग देना है हमें 10 में। 3 का भाग हम 3 का जो भाग है वो देते हैं 10 में। 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 बार जाएगा, 3 का 3 बार 9, माइनस करेंगे, 1 बचा, यहाँ पे 1 बच गया ना। अब जाएगा? नहीं जाएगा। कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गया हुआ है? 3 बार। 3 बार गया, अब जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। जैसे ही यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ पे एक 0 आ जाएगी एक्स्ट्रा में, एक 0 आ जाएगी यहाँ पे एक्स्ट्रा में। अब ये कितना हो गया? 10। 1 और यहाँ पे हो गया ये 10, 10 हो गया ना। अब 3 का कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 9 माइनस करेंगे, बच गया 1, फिर 0 आ जाएगी।
यहाँ पे करेंगे फिर 3 आएगा। तो ये देखो 3.3 इस तरीके से ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको मैं लिखूँगा 3.3 पे बार, 3.3 पे बार इस तरीके से लिखेंगे, 3.3 पे बार इस तरीके से लिखेंगे इसको। बार का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मतलब है रिपीट हो रहा है, यानी कि ये आवर्ती वाला है। कौन से वाला है, आवर्ती वाला, यानी कि इसके मान क्या है जो रिपीट हो रहा है, मान क्या है रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है तो ये क्या होगा, आवर्ती होगा। और यदि ये रिपीट नहीं होता, 3.33 की जगह और कुछ आता जाता और कुछ आता जाता, तो ये कैसा होता, अनावर्ती होता। अब मुझे बताइए पाई जो है, पाई का मान क्या होता है, 22/7 मानते हैं हम, 22/7 मानते हैं ना, ठीक है। अब 22/7 को हम कितना लिखते हैं, 3.7, इसको अलग ही पेज देखिए, 22/7 मानते हैं हम पाई को, पाई बराबर 22/7 मानते हैं। लेकिन और इसको हम 3.14 के इक्वल भी लिखते हैं, 3.14, तो हम 7 का भाग देंगे एक बार, 7 का भाग देंगे 22 में, 7 का 3 बार में कितना आ गया, 21 आ गया, बच गया कितना, एक बच गया ना, ठीक है। भाग टूटेगी 0, तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, पॉइंट लगाते ही भाग टूटेगी, या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, एक बचा हुआ है। अब क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा इसकी जगह, क्या आ गया, दशमलव आ गया, ठीक है। अब क्या आ गया, दशमलव आ गया, दशमलव पे ये कितना हो गया, 10, तो कितनी बार, एक बार, तो 7 एकम 7, यहाँ माइनस करेंगे कितने बच गए, 3, 3 को ये हो गया 30, 3 का कितना हो गया 30, 3 का कितना हो गया 30। अब 30 के बाद आगे बात करते हैं, 30 हो गया, तो 7 का कितनी बार जाएगा, 4 बार, तो 7 का कितनी बार गया, 4 बार, 7 का 4 बार करेंगे कितना आ जाएगा, 28, माइनस करेंगे बच गए कितने, 2, बच गए कितने, 2, ठीक है। अब 2 के बाद ये हो जाएगा 20, तो 7 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, ये हो जाएगा 14, माइनस करेंगे ये 6, 60। तो इस तरीके से ये मान आगे चलता जा रहा है, ठीक है। तो पाई का मान कभी 3.14 होता है, नहीं होता, पाई का मान 3.14 होता है, नहीं होता, लेकिन हम इसको क्या 3.14 मान लेते हैं, 3.14 क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो पाई का मान 3.14 मान के क्या हम इसको कैसी संख्या कह सकते हैं, इसको शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं क्या, तो इसको शांत दशमलव प्रसार कह सकते हैं क्या, तो इसको हम बिल्कुल भी शांत दशमलव प्रसार नहीं कहेंगे, क्योंकि इसको हम कैसा कहेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार कहेंगे इसको हम, अशांत दशमलव प्रसार। कैसा दशमलव प्रसार, अशांत। क्योंकि पाई का मान हम 22/7 लेते हैं, और 22/7 को जब हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कैसा है, आवर्ती है, नहीं है, ये अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है। और अशांत अनावर्ती, यहाँ पे देखिए अशांत अनावर्ती कौन सा है, अशांत अनावर्ती जो है, दशमलव प्रसार जो है, अशांत अनावर्ती जो होगा वो कैसा होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो पाई जो है ये अशांत अनावर्ती होते हैं, इसके साथ साथ पाई जो है कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। कौन सी होगी, अपरिमेय। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। आसान, ये कैसे हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब बात करते हैं आगे। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों से मिलकर बनी होती है, जैसे 2 हो गई, 6 हो गई, 3/11, -9, 3/5, √2। √2 कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो अब जाके हम पता चला है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, जो अपरिमेय और परिमेय दोनों से मिलकर बनी हो, जैसे 2 + √3, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या भी मानी जाएगी। तो वास्तविक संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों को रख ले, जैसे √2, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और जब बात करें हम कौन सी, तो वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। लेकिन वास्तविक संख्या की बात करें तो हम परिमेय और अपरिमेय दोनों को लिख के चलते हैं, दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। अब बात करते हैं भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनका एक और स्वयं के अलावा अन्य गुणनखंड हो तो भाज्य संख्या कहलाएंगी, जिनका एक और स्वयं के अलावा कोई अन्य गुणनखंड ना हो अभाज्य संख्या कहलाएंगी। इसमें बताने की कोई आपको बात है भी नहीं है, भाज्य अभाज्य की, ठीक है। अब बात करते हैं सम संख्या, जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। इनमें से कोई हो इकाई अंक तो वो सम संख्या कहलाएंगी, या फिर 2 से पूर्ण भाज्य हो। और विषम संख्या जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 इस रूप का हो, या 2 का पूर्ण रूप से भाग ना जाए, 2 कैसे कहलाएंगी, विषम संख्या कहलाएंगी। इनकी आप परिभाषा और ये सभी कुछ लिखा हुआ है, आप नोट डाउन कर लेना यहाँ से। अब बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये अभी आपके सिलेबस में से हट चुकी है, पर थोड़ा सा देख लीजिए। कोई भी संख्या एक हो, हम किसी दूसरी संख्या b से भाग करते हैं, तो हमें b से भाग किया जाता है, तो q जो है ये क्या होता है, भागफल होता है, और r शेषफल प्राप्त होता है हमें। ये क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। और हाँ छोड़ो, ये कोई काम की नहीं है, हट गया। अब बात करते हैं हम संख्या रेखा की। तो संख्या रेखा में मिडिल में क्या होता है, 0 होता है बिल्कुल। इसके इधर लिखी जाएगी, यहाँ पे लिखा जाएगा 1, यहाँ पे लिखा जाएगा 2, ये 3, इस तरीके से चलती जाएगी। इसके इधर साइड में लिखा जाएगा -1, -2, -3, इस तरीके से ये माइनस इनफाइनाइट की तरफ चलती जाएगी, माइनस अनंत की तरफ।
और इधर ये जाएगी, ये प्लस अनंत की तरफ जाएगी। अब ये जीरो जो होती है, जीरो ये तो ना तो ये पॉजिटिव संख्या होती है ना ये नेगेटिव होती है। जीरो ना तो धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है, ये बीच में रखी हुई है। ये क्या बीच में रखी हुई है, इसके इधर साइड में तो धनात्मक होंगी, सभी की सभी जितनी भी संख्या धनात्मक होंगी, इसके इधर साइड में ऋणात्मक संख्या होंगी। ठीक है, तो हम कहेंगे जीरो के दाईं तरफ, जीरो के दाईं तरफ कौन सी संख्या होंगी, धनात्मक संख्या, और जीरो के बाईं तरफ कौन सी होंगी, ऋणात्मक संख्या। और जीरो जो है, जीरो क्या कर देते हैं हम, हाईलाइट कर देते हैं इसे, हाँ, जीरो जो है, ये जीरो जो है हमारी, ये कैसी संख्या होती है, ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है, ना तो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। जीरो ना तो पॉजिटिव होती है ना ही कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव होती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं HCF LCM। इसका महत्तम समापवर्तक HCF और लघुत्तम समापवर्तक LCM। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट और लोएस्ट से समझ गए होंगे, ये दी हुई संख्याओं का सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड को, इसमें गुणनखंड कैसा होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज को। अब गुणज और गुणनखंड में क्या फर्क है वो देखते हैं। जैसे हमें कोई भी दो संख्याएं दे रखी हैं, इसको थोड़ा सा और इधर एडजस्ट, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, हमारे को दो संख्या दे रखी हैं, एक दे रखी है 6 दे रखी है और एक दे रखी है 12। इनका हमसे कह रहा है कि HCF निकालना है, तो 6 को मैं क्या लिख दूंगा, 6 को लिख दूंगा मैं 2 गुणा 3 इस तरीके से, और 12 को क्या लिखूंगा मैं 2 गुणा 3 इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल के लिखेंगे उनको, ऐसे लिख, जैसे 2 है 6 है, तो यहाँ सबसे पहले कैसे अभाज्य संख्या से भाग देते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है तो 2 से जा रहा है, तो बिल्कुल जा रहा है, 2 से जा रहा है 3 बार। क्या अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, 2 से अगली अभाज्य संख्या 3 से, तो यहाँ पे हमेशा अभाज्य संख्या रखते हैं, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या, 3 से एक बार, तो 2 गुणा 3। ऐसे ही जब हम 12 को लिखेंगे, तो 12 को लिखेंगे, तो 12 को किस तरीके से लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग 6 बार, फिर 2 का जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है 3 बार, फिर 2 का जा रहा है, नहीं जा रहा, तो अब कितने का, 3 का, 3 का एक बार, 3 का कितनी बार, एक बार, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आगे बात करते हैं, इस तरीके से लिख दिया। अब हमसे कह रहा है अवयनिष्ठ गुणनखंड, इनके बीच में अवयनिष्ठ गुणनखंड देखिए, तो 2 ही कॉमन आ रहा है, इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, इनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, 2 ही कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। जब इनके बीच में 2 कॉमन आ रहा है, इनके बीच में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो इनका HCF कितना निकल के आएगा, तो HCF जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2। HCF क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन गुणनखंड जो है इसका कितना निकल के आएगा, HCF कितना निकल के आएगा, HCF जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 2। अब हम आगे बात करते हैं कि 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 3 लिख दिया, और 12 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 12 को क्या लिखूंगा, 2 गुणा 12 को जो मैं लिखूंगा तो 2, तो 2 एक सेकेंड रुकना यार, थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रहा है। 6 को लिखेंगे हम, 6 इक्वल टू 2 गुणा में 3 लिखेंगे, 2 गुणा, अरे यार आज तो 6 इक्वल टू 2 गुणा 3। अब 12 को क्या लिखेंगे हम, 2 गुणा 3 लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे 12 को। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमसे कहे कि इसका LCM निकालना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है LCM। तो LCM क्या होगा, इसमें कॉमन लेते हैं, तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 2 गुणा 3 तो ये हो गया, 2 गुणा 3 तो ये हो गया। ठीक है, 2 गुणा 3 तो ये कॉमन आ गया, इसके साथ में ये 2 बचा है, 2 बचा है, तो इसका गुणा कराएंगे, तो इसका जो कॉमन फैक्टर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा, इसको दोबारा देखिए आप, 6 जो है, 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणा 3 लिखेंगे, 6 को 2 गुणा 3 लिखेंगे। 12 जो है उसको क्या लिखेंगे हम, 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 लिखेंगे। अब इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन देखो 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 कॉमन है गुणा में, इसके साथ 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ गया, अब क्या बच गया, 2 बच गया, तो इसका टोटल गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो 12 क्या निकल के आएगा, इनका LCM, यहाँ पे 3 और कॉमन है, सॉरी ये 3 कॉमन है, तो 2 गुणा 3 करेंगे तो इसका HCF जो निकल के आएगा वो 6 निकल के आएगा। अब HCF और LCM में फ़र्क क्या है,
भाई हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें HCF में हम उनको ही कॉमन लेते हैं, HCF में उनको ही कॉमन लेते हैं जो दोनों में हो। जो 2 संख्या है तो दोनों में, 3 संख्या है तो तीनों में, 4 संख्या है तो चारों में, इस तरीके से। और LCM निकालते टाइम हम सभी के सभी गुणनखंडों को लेते हैं, यानी कि जो कॉमन आ गए जो तो ले लिए, और साथ में जो बच गए उनको भी लेंगे। ठीक है, ये और आप क्वेश्चन करोगे तब। तो दो संख्याओं के LCM और HCF के मध्य में संबंध क्या होता है? दोनों दो संख्याओं का HCF गुणा LCM, HCF और LCM का गुणा कराते हैं तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ से 6 और 12 का HCF कितना आया? 6 आया। 6 और 12 का जो HCF निकालते हैं हम, तो HCF कितना आया? 6 और 12 का HCF मुझे बताइए। HCF निकल के आया 6, और LCM कितना आया? LCM कितना आया? 12 आया। तो इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 12 गुणा 6 होगा ना, 12 गुणा 6, HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B, बराबर पहली संख्या कितनी थी? 6 थी, दूसरी संख्या कितनी थी? 12 थी, तो दोनों बराबर हैं। तो दो संख्याओं के लिए LCM गुणा HCF जो होता है, दो संख्याओं के लिए HCF और LCM का गुणा जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये केवल दो संख्याओं के लिए है, पहले देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ केवल कितनी संख्याओं के लिए? दो संख्याओं के लिए। तीन संख्याओं के लिए ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, तो अब आगे के क्वेश्चंस जो हैं इस पहले चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम क्या आगे की क्लास में करेंगे। यहाँ तक हमने क्या किया? केवल थ्योरी का हमने। तो ललित चौधरी एकेडमी ये आपका क्या 8th से 12th क्लास के लिए चैनल है, तो इसको क्या करना है? आपको सभी को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मैथ को आसान बनाइए हमारे साथ, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए इसको क्या करिए? सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए।